नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में अगले 8 से 10 दिनों में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश रहने की संभावना है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के कुमाऊं रीजन के ज्यादातर हिस्सों में कल और परसों भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जिले में भारी से भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही गढ़वाल के क्षेत्रों में भी ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश रहेगी। देहरादून में देर रात से बारिश हो भी रही है। 28-29 में जब जाएंगे तो जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है और इंटेंसिटी है वो और भी बढ़ेगी। तो मैं ये कहूँगा कि हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है कहीं कहीं पर कुमाऊं रीजन में वो मिलने वाली। उसमें चाहे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट लीजिए या बागेश्वर है, नैनीताल है, चंपावत है और उधम सिंह नगर है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी रेन 28 और 29 तारीख को वो मिलने वाली है। और दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, मौसम अगर विज्ञान केंद्र की बात करें तो उन्होंने 8 से 10 दिन का अलर्ट जारी किया है। ये भी बताइएगा कहां कहां पर ज्यादा और कम बारिश का जिक्र हुआ है। दूसरी बात यह कि ये बारिश प्रदेश के लिए रहेगी कैसी? बिल्कुल जीनत, 15 जून से मानसून का सीजन माना जाता है, लेकिन अब तक उस तरह की बारिश खासतौर मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हुई है जिसकी उम्मीद की जाती है। यानी औसत के आसपास औसत से कम बारिश अभी रही है। इसलिए जो ये अभी मौसम विभाग के निदेशक बता रहे थे कि आने वाले 8-10 दिनों में हो सकता है कि अच्छी बारिश प्रदेश को मिले। और क्योंकि वाटर सोर्स का जो डिस्चार्ज होता है या उसमें जो रिचार्ज होते हैं सोर्सेज, उस पर ये बरसात की बारिश बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। रही बात जीनत देहरादून में बारिश की, तो आज देर रात से बारिश थी। हालांकि इस समय थोड़ा सा अभी मौसम साफ होना शुरू हुआ है। इसके अलावा नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा में हल्की फुल्की बारिश की खबरें हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी में हल्की बारिश है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में बारिश है। और पिथौरागढ़ के बंगा पानी में जो घटना अब से कुछ दिन पहले घटी, जिसमें लगभग 11 लोगों की मौत हुई, उस स्थिति को ना हो, ऐसी स्थितियां दूसरी जगहों पर ना आए, इसको देखते हुए एसडीआरएफ को अलर्ट किया गया है, जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। और खासतौर पर जिन डिस्ट्रिक्ट्स को चेतावनी दी गई है उनमें उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी और देहरादून, यहां पर भारी से भारी बारिश अगले 1-2 दिन में हो सकती है। और पिछले कुछ सालों में अगर देखें जो बारिश का पैटर्न रहा है खासतौर पर उत्तराखंड में, उसमें कई बार इस तरह की बड़ी घटनाएं हुई है। इस साल बंगा पानी देख लीजिए, पिछले साल आराकोट में 18 अगस्त को आपदा आई थी। तो इन स्थितियों से बचा जा सके, उसको लेकर जीनत अलर्ट है प्रशासन की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश होगी, उस लिहाज से किसी तरह की कोई हमें कहीं कि मिस हैपनिंग ना हो जाए, इस बात को लेकर। औली में गुप्ता परिवार की 200 करोड़ की शादी के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट आज अपना फैसला देगा। जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच अपना फैसला देगी। औली के बुग्याल होने या ना होने को लेकर फैसला दिया जाएगा। राज्य सरकार ने औली में शादी करने की इजाजत दी थी और इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा था। तो आज इस 200 करोड़ की शादी में, क्योंकि नियमों को उस वक्त ताक पे रखा गया था, ये बहुत गंभीर आरोप लगे थे और काफी कंट्रोवर्शियल ये शादी रही थी कि वीवीआईपी मैरिजेस को लेकर क्यों सरकार का उदासीन रवैया रहता है, और उस पर ये पूरा विवाद। और अब आज फैसले का श्रीनगर एनआईटी शिफ्टिंग मामले में भी आज नैनीताल हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केंद्र, राज्य और ग्रामीणों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। सभी पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित भी रख लिया था। एनआईटी का स्थायी कैंपस बनाने और सुविधाएं देने की मांग को लेकर जो पूर्व छात्र है जसवीर सिंह ने यह याचिका दायर की थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन आज रिटायर हो रहे हैं। उनकी विदाई जो है वो आज ही है, आज उन्हें विदाई दी जाएगी। कोरोना की वजह से कुछ ही अधिवक्ता और जज कार्यक्रम में शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल में 4 धाम एक्ट, पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया मामला, पंचायत चुनाव में प्रधानों को 2 बच्चों से अधिक के चुनाव लड़ने की छूट समेत कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले दिए हैं। और अब आपको प्रदेश का कोरोना अपडेट दे देते हैं। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 143 नए केसेस सामने आए। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 51, देहरादून में 46, हरिद्वार में 26, नैनीताल में 5, पौड़ी और अल्मोड़ा में 3-3 केस, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली में 1-1 मामला सामने आया।
तो ये था प्रदेश का कोरोना अपडेट। देहरादून के सिद्धोवाला महिला आईटीआई में अस्थायी जेल बनाई जाएगी। 26 कैदियों में कोरोना पॉजिटिव जो है ये आए हैं, इसके बाद ये फैसला लिया गया। जिला जेल में 2 दिन में 26 कैदियों में कोरोना के संक्रमण पाए गए और फिर स्पेस का इशू हुआ और उसकी वजह से अब ये फैसला लिया गया है सिद्धोवाला में अस्थायी जेल बनाकर इन्हें शिफ्ट किया जाएगा और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट। यूं तो कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेता सुबह 11:30 बजे राजभवन कूच करेंगे। देश के सभी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम रखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी पूरे देश में राज्यों में सरकारों को अस्थिर कर रही है, जो कि अलोकतांत्रिक है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर सभी राज्यों में राजभवन कूच का कार्यक्रम रखा गया है। और ये पूरा कार्यक्रम राजस्थान में जो विवाद चल रहा है उसके बाद तैयार किया गया है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले अगर कांग्रेस के पूर्व विधायक और विधानसभा चुनावों में सेकंड रनर अप रहे कांग्रेस कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि चुनावों का टिकट उनको आसानी से मिल जाएगा, तो इस बार ये संभव नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि सक्रियता और कामकाज के आधार पर ही इस बार टिकट दिया जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा की तरह कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं और मौजूदा विधायकों के साथ पूर्व विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही टिकट का फैसला करेगी। हम देखेंगे इस बात को कि भाई किस व्यक्ति को जो है टिकट दिया जाए, कौन चुनाव जीत सकता है, उसके आधार पर टिकट दिया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व से हम अपनी बात कहेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भी निश्चित रूप से फीडबैक होता है, उसके अनुरूप जो है टिकट देने का काम हम करें। जो पार्टी के लिए जिस व्यक्ति ने त्याग करा है, कहीं भाग के नहीं गया है और लगातार कांग्रेस की नीतियों को आगे लेकर चला है, तो अधिकार तो उसका ही बनता है, कार्यकर्ता का बनता है और कार्यकर्ता का बनना भी चाहिए। हालांकि दोनों पार्टियां ये नहीं बता रही है कि कोई प्रत्याशी अपनी पार्टी को छोड़कर आता है तो उसको अपनी पार्टी में लेंगे और उसे टिकट देंगे या नहीं। खैर, प्रियंका गांधी ने अनिल बलूनी को लेटर लिखकर चाय पर चर्चा के लिए सपरिवार घर बुलाया है। प्रियंका गांधी फिलहाल लोधी स्टेट के सरकारी बंगले में रह रही, लेकिन उनको 1 अगस्त से पहले 35 लोधी स्टेट बंगला खाली करना है। करीब 20 साल से प्रियंका इस बंगले में रह रही थी, लेकिन अब इस बंगले को अनिल बलूनी को दे दिया गया है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने चाय पर चर्चा के लिए सपरिवार उन्हें न्योता दिया है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर प्रियंका गांधी का वो लेटर जिसको उन्होंने अनिल बलूनी को लिखा है। इसी लेटर में चाय पर बुलाने का जिक्र है, जबकि दूसरी तस्वीर लोधी स्टेट की है जिस बंगले में प्रियंका जो है रह रही थी और 1 अगस्त से पहले उन्हें इसे खाली भी करना है। तो प्रियंका गांधी को लोधी स्टेट का जो बंगला है वो खाली करने का नोटिस मिलने के बाद नया ठिकाना उन्होंने खोज भी लिया है। अब प्रियंका गांधी गुरुग्राम के डीएलएफ सोसाइटी में रहेंगी, जिसकी तस्वीरें आपको हमने लगातार दिखाई। कुछ ऐसी प्रियंका गांधी का डीएलएफ सोसाइटी में फ्लैट है। जैसा कि हम जिक्र करें, इस फ्लैट में सारी सुख सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं और काफी हाई प्रोफाइल लोग ही इस सोसाइटी में रहते हैं। चमोली बद्रीनाथ हाईवे लामबगढ़ और भनेर पानी के पास मलबा आने से ये बंद हो चुका है। गौचर आईटीबीपी के पास हल्के वाहनों की भी जो है वो आवाजाही हो रही है। एनएच की टीमें मार्ग खोलने में जुटी हुई हैं। तो पहाड़ों में पहाड़ जैसी जिंदगी शायद इसी वजह से कहा जाता है कि आप देखते हैं कि भूस्खलन होता है, बहुत ज्यादा बोल्डर्स गिरते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर कई दिन लगते हैं इन्हें खोलने में, क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं होता। तो यहाँ पर भी हाईवे बंद है और इसे खोलने का काम चल रहा है। उधर नैनीताल में कैंसर पीड़ितों के नाम पर 26 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नैनीताल की सद्भावना सेवा समिति एनजीओ की संचालिका ने अब इस पूरे मामले की शिकायत नैनीताल पुलिस को दी है। एनजीओ संचालिका भारती भट्ट ने आरोप लगाया है कि शहर के ही पीसी जोशी ने उनको कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए काम करने को कहा, जिसके बाद उन्होंने अपनी संस्था का काम बंद कर कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए नया काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में टीचर स्टाफ और नया मकान किराए पर लिया गया, जिसके लिए लाखों में खर्च
हुआ भी है, लेकिन अब प्रकाश चंद जोशी पैसा देने से इनकार कर रहा है। भारती भट्ट ने कहा है कि अब वो अपना घर और जेवर बेचकर इन लोगों के पैसे चुकाने में लगी हुई है और पीसी जोशी गायब हो गया है। यही है कि मेरा जितना पैसा खर्च हुआ है मेरा वापस मिले, प्लस मेरे टीचरों को मेरी सैलरी मिले और मैं मकान मालिक का रूम रेंट वगैरह दूं। इस चक्कर में इन्होंने मुझे इतने कर्ज में डाल दिया कि मेरे आज जेवर भी मेरा बैंक में है और मैं अपना घर बेच रही हूँ। ये एक तहरीर है, उसमें 26 लाख का उन्होंने फोर्जरी का दावा किया है, पर ऐसा कोई उसमें प्रूफ उनके पास रिटर्न में है नहीं। तथ्यों की जानकारी की जा रही है, जैसे ही प्रकाश में आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग में बिजली विभाग के कर्मचारियों का अजब गजब कारनामा सामने आया। बिना मास्क के घूम रहे बिजली विभाग के 2 जेई का जब पुलिस ने चालान काटा तो दोनों कर्मचारियों ने गुस्से में कोतवाली और जिला जज के आवास की बिजली काट दी। पुलिस का कहना है कि मास्क न होने पर चालान काटते समय भी दोनों कर्मचारियों ने पुलिस के साथ अभद्रता की थी और देख लेने की धमकी दी। मामले में एसपी रुद्रप्रयाग ने बिजली विभाग के एमडी से शिकायत की, तब जाकर कोतवाली की बिजली दोबारा जोड़ी गई, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों को विभाग ने सस्पेंड किया। पुलिस ने दोनों कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाइनमैन को लेके आए और थाने की जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ये मेरे संज्ञान में मामला आया तो यूपीसीएल के उच्चाधिकारियों से बात करी गई और फिर करीब आधे घंटे में ये लाइट रिस्टोर कर दी गई। लेकिन जो उस वक्त ये दुर्व्यवहार और इस तरीके की जो सरकारी कार्य में बाधा हुई है, इसके तहत हमारे द्वारा एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है कोतवाली रुद्रप्रयाग में और वो तफ्तीश हो रही है। टनकपुर में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों पर पत्थरबाजी के बाद मामला और गर्मा गया। नेपाल के अधिकारी इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंचे। कंचनपुर सीडीओ नरहरी चितौड़ा पहुंचे बॉर्डर। एपीएफ के एसपी वीर बहादुर साहू ने इसका जायजा लिया। बॉर्डर पर नो मेंस लैंड में अतिक्रमण करने वाले नेपालियों से बातचीत की गई। भारतीयों की आपत्ति के बाद नेपाल के अधिकारी जायजा लेने भी पहुंचे थे। वो करीब 20 मिनट तक विवादित जगह पर रुके, बातचीत हुई। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
गांवों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। चारधाम यात्रा खोलने के फैसले के बाद एक बार फिर से विवाद बढ़ गया। मुख्यमंत्री ने विरोध को कांग्रेस प्रायोजित बताया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया। तीर्थ पुरोहितों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस कोई राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन तीर्थ पुरोहितों के साथ है और सरकार की नीयत और नजर अब मंदिरों चारधाम पर है। तीर्थ पुरोहितों और पंचायतों के प्रवक्ता रजनीकांत सेमवाल का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों में तमाम लोग बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। आज सरकार की नीयत जो है वो मंदिरों पर भी पड़ गई, चारधाम पर भी पड़ गई है। तो ये जो है विरोध जो है वहाँ के हक हकूकदारियों का है, निश्चित रूप से वहाँ के तीर्थ पुरोहितों का है, वहाँ के स्थानीय लोगों का है और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और हमने इस बात को भी कहा है, हम सत्ता में आएंगे तो अगर आवश्यकता पड़ी तो देवस्थानम श्राइन बोर्ड को जो है हम डिसॉल्व करने का काम करेंगे। कि अजय भट्ट जी ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया, सुबोध उनियाल जी ने देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया, कल ही वन मंत्री हरक सिंह रावत जी ने विरोध किया, सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया। तो ये कौन है? कांग्रेसी हैं? यानी इसका मतलब ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर ही दो फाड़ हो गए हैं, जो एक देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहा है। कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो सब बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं। उन्होंने अपने सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए हैं, उन सुझाव में भी अमल किया जाएगा। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो बोर्ड का विरोध लंबे समय से चल रहा है और ये आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, कोरोना महामारी के दौर में आ रही बकरीद के त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। ईद के पर्व को सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षित होकर मनाए जाने को लेकर प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की। बकरीद के दौरान किसी तरह से नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी पर बैठक की गई। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी NMSA के तहत एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने डिपार्टमेंट को कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए कई निर्देश दिए, जिसमें 2020-21 के लिए राज्य में प्रोड्यूस सेब का जो मिनिमम प्राइस है और समर्थन मूल्य जो है उसके प्रपोजल पर कृषि मंत्री ने सहमति दी है। यानी कि जो सेब प्रदेश में ही उग रहे हैं। कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में सेब उत्पादक जिलों में क्रियान्वयन किया जाएगा। क्षेत्रों में फल और स्थानीय उत्पाद में ट्रांसपोर्टेशन में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए PWD और सीमा सड़क संगठन यानी BRO को भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जेन्युइनली हुआ करती है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में कुमाऊं से अयोध्या की अगर हम बात करें तो जल मिट्टी जाएगी। मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या जाएगा नदियों का जल। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो है मिट्टी और जल लेकर जाएंगे। कुमाऊं की गार्गी, शिप्रा, गोमती, शारदा, विष्णु तीर्थ और जागेश्वर धाम से जल जाएगा।
बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के बांग्ला गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीमार बुजुर्ग को डोली में बिठाकर लोग मेन रोड तक पहुंचा रहे हैं। बताएं आपको कि नैनीताल में भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को कुछ लोग डोली में ले जाते हुए नजर आते हैं। वीडियो भीमताल ब्लॉक के मोरा गांव का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर हम बात करें, देहरादून में स्पेशल राखियां बनाई जा रही हैं दोनों के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बनी राखी की अगर खास बात करें तो इसमें हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही राम मंदिर निर्माण के लिए किए गए प्रयास के लिए उन्हें शुक्रिया कहा जा रहा है। नीम, कपूर, चंदन, गाय के गोबर से बनाई जा रही इन राखियों की अगर हम बात करें तो इन्हें हाथ में बांधा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल के नारे से प्रेरित होकर दून की महिलाओं ने हर्बल प्रोडक्ट से इन राखियों को बनाने का ख्याल किया और फिर इन्हें बनाया, जिससे वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कोरोना वॉरियर्स और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को स्पेशल गिफ्ट के तौर पर ये देंगी। ये हर्बल राखी है, हमने गोबर से और इसमें नीम डाल के, लौंग, कपूर डाल के हमने राखी बनाई है। और ये राखी हमने योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी बनाई है, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की एक तरीके से जीत करवाई है। हमारा राम मंदिर बनने वाला है, इतने सालों बाद हमें एक न्याय मिला है, तो हमने उनके लिए राखी बनाई है। आजकल तो चाइनीज प्रोडक्ट को सबने मना कर दिया कि नहीं यूज करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम लोग हर्बल राखी बनाएं जो कि सबके लिए सुरक्षा रखे। हम कोरोना महामारी से आजकल जूझ रहे हैं, तो हमें इससे भी फायदा मिलेगा। और हम कुल मिलाकर ये स्नेह का तरीका है अपने प्रिय नेताओं के लिए। भाई बहन के अनमोल प्यार की प्रतीक राखियां भी इस बार कोरोना से छूती नहीं है। हल्द्वानी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ऐसी राखियां तैयार करने में जुटी हुई हैं जो भाइयों की कोरोना से रक्षा करेंगी। वैसे तो बाजार एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी राखियों से भरे पड़े हैं, लेकिन हल्द्वानी में मानपुर पश्चिम के महिला मंगल दल स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार की जा रही ये राखियां बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये राखी जिस भी भाई की कलाई में सजेगी उसे कोरोना से सतर्क रहने का संदेश देगी। ये राखियाँ हम उसमें भाइयों के लिए अलग अलग तरीके से कोरोना से बचने के लिए हम लोग छोटी छोटी सी प्यार भरी लाइनें लिख रहे हैं, जैसे कि कोरोना से बचने के लिए जैसे स्टे होम, स्टे सेफ और भैया कोरोना से बचना। इस तरीके से हम लोग अपनी कुमाऊनी संस्कृति जो ऐपण कला है उससे मिलती जुलती राखियाँ बना रहे हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये राखियाँ। महिला मंगल दल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इन राखियों के ऊपर कई तरह के संदेश लिख रही हैं, क्योंकि महिलाओं का मानना है कि स्वस्थ भाई ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। हम भाइयों की लंबी आयु के लिए इस समय जो कोरोना फैल रहा है, इसके लिए हम भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहिए। आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो घर सुरक्षित रहेगा, घर सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम लोग कोरोना के बारे में लिख के हम भाइयों को संदेश देना चाह रहे हैं। खास बात यह है कि अनमोल संदेश के साथ भाइयों की कलाई में सजने को तैयार हो रही ये राखियां बाजार में मौजूद अन्य राखियों से बेहद सस्ती है, साथ ही कोरोना के प्रति जागरूक करने में भी दमदार साबित हो रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और इसी प्यारी सी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।